हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 8 है यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये एक बेहद खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको अंग्रेजी में आप रीजनल एस्पिरेशंस कहते हैं। आज इस चैप्टर को हम एक बार में खत्म करने का प्रयास करेंगे, यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक बार में समझेंगे। इससे कोई डाउट भी होगा तो उसको कंफर्म और क्लियर करेंगे। इसके छोटे छोटे टॉपिक्स वाइड वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा और आइए अब इस सेशन में बने रहिए और पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा पा सकते हैं। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के हिंदी मीडियम में सारी की सारी शिक्षा आपको यहां निःशुल्क दी जा रही है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अब जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, जैसे हमारी रीत रही है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से ये जानना जरूरी है कि आखिर हम क्या क्या उस चैप्टर में देखने जा रहे हैं, विच वी कॉल ओवरव्यू। तो इस चैप्टर में जो प्रमुख बातें दिखाई देंगी, अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि इस चैप्टर के जस्ट पहले हमने क्या देखा है, जन आंदोलन का उदय वाला चैप्टर देखा है। आंदोलन किस प्रकार से आकांक्षाओं को ऊपर बढ़ाते हैं, किस तरह से आकांक्षाओं या रोष या अपने मुद्दों को प्रदर्शित करने या अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करते हैं, वो हमने देखा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उन्हीं अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा होती है क्षेत्रीय आकांक्षा, यानी जब किसी खास जिसको कह सकते हैं सामाजिक मुद्दा, भाषा का मुद्दा, संस्कृति का मुद्दा, आर्थिक मुद्दा, भौगोलिक मुद्दा, इन मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में या सापेक्ष में जब एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को लगता है कि ये हमारे अपने मुद्दे हैं, ये हमारा अपना क्षेत्र है, वहां से क्षेत्रवाद पैदा होता है। और फिर हर क्षेत्र की अपनी आकांक्षा होती है। जैसे मान लीजिए मैंने जो 2-3 मुद्दे आपके सामने रखे, एक तो भौगोलिक की बात की, तो हो सकता है पहाड़ी इलाके के लोग अपने आप को एक इलाका समझें, एक क्षेत्र समझें, मैदानी इलाके के लोग अपने आप को एक क्षेत्र का समझें और दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हों। आर्थिक की बात करें तो हो सकता है जो ज्यादा साधन संपन्न इलाके हैं वो अपने आप को, जैसे मान लीजिए एग्जाम कंपेयर करिए गुजरात और बिहार, हो सकता है वो दोनों वहां के बिजनेस ट्रेंड एक दूसरे से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अंतर रखें। भाषा के आधार पर दक्षिण और उत्तर के क्षेत्रों में अंतर दिखाई पड़ेगा और उनकी वो बात वो सामने निकाल कर ले आएंगे। इन्हीं सब आकांक्षाओं को लेकर ये चैप्टर है और उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है और उससे उपजने वाले तनाव क्या होते हैं या क्या कहते हैं उनको, यानी रीजनल एस्पिरेशंस क्या होता है और कैसे उनसे एक स्ट्रेस की समस्या निकलकर सामने आती है। जाहिर सी बात है, जब रीजनल एस्पिरेशंस होगा तो ये जरूरी नहीं कि हर एस्पिरेशन को एड्रेस कर पाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई राज्य बोलेगा कि भाई हम तो एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो हमको एक अलग प्रदेश बना दीजिए, हमको एक अलग डिमांड, हमको एक अलग चीज कर दीजिए। तो इस कंडीशंस में क्या होती है, उससे एक स्ट्रेस या तनाव पैदा होता है। ये तनाव उस क्षेत्र के रह रहे लोगों के बीच में होता है, ये तनाव वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में होता है, ये तनाव धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है और कई बार गृह युद्ध तक का रूप ले सकती है। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की चीजों को समझेंगे। दूसरा, जब ये तनाव इकट्ठा होता है, प्रयास शुरू होता है, तो भारत सरकार के द्वारा कैसे उन चुनौतियों को निपटा जाता है, कैसे उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि कई बार वो दंगा, फसाद, लूट का भी रूप ले लेती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी तरह के एक कदम था। जब देखा गया कि आप किसी मांग को लेकर हिंसक हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे, तो उस पर क्या कदम उठाने पड़ेंगे, तो अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब इसके पर्याय बनने लगते हैं। तो सरकार क्या कदम उठाती है, कई बार लोकतांत्रिक तरीके होते हैं तो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से मान भी सकती है या सरकार उसका निदान भी कर सकती है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दलों का उदय भी हुआ। मान लीजिए कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर जब मांग उठने लगी, जैसे अकाली दल ने 1920 के आसपास पंजाब में रोल करना शुरू किया और उन्होंने कहा भाई पंजाबी भाषा वाला एक अलग सूबा पंजाब होना चाहिए। ठीक है, फिर अकाली दल वहां का क्षेत्रीय दल उस इलाके का हो गया। भाषा को लेकर क्षेत्रीय आकांक्षाएं तमिलनाडु के इलाकों में डीएमके पार्टी ने उठाई, अन्नादुरई और तमाम लोग। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन उधर चले। बिहार में भी कई सारे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर कई सारे लोजपा जैसी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, हालांकि वो लोग आपातकाल के बाद से उपजे पार्टियां थी, लेकिन क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग बात ज्यादा करती थी। जैसे असम गण परिषद है असम में, जैसे तृणमूल कांग्रेस है बंगाल में, हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, जैसे एनसीपी है महाराष्ट्र में, इस तरह के गोमांतक एक पार्टी गोमांतक करके है गोवा में। तो ये क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे उदय होने लगा। फिर इसमें हम विशेष रूप से थोड़ी बात करेंगे पंजाब संकट और सिख विरोधी दंगे। तो पंजाब संकट आप जानते हैं कि खालिस्तान वाला पूरा मामला पंजाब में उबला कि एक अलग राज्य देश हो जाना चाहिए खालिस्तानी, फिर वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति में, फिर भिंडर वाले का आपने नाम सुना,
अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको कब्जा किया गया। फिर उसके खिलाफ सरकार, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने क्या चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक पूरी मुहिम चलाई और उसमें उन लोगों को खत्म किया गया। और फिर उसके विरोध में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उस इंदिरा गांधी की हत्या का प्रतिक्रिया क्या हुआ, पूरे देश में सिंह विरोधी दंगे हुए। तो ये जो कंसेप्ट था ये भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जोड़कर हम देखेंगे और थोड़ा सा इस पूरे प्रकरण को भी समझेंगे, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक क्षेत्रीय एस्पिरेशंस को लेकर हम कश्मीर पर थोड़ी बात करेंगे। हालांकि कश्मीर को लेकर ऑलरेडी कई चैप्टर्स में चर्चा हो चुकी है कि कैसे कश्मीर की क्षेत्रीय आकांक्षा आजादी के समय ये रही वहां के राजा की कि हम एक स्वायत्त देश रहेंगे या राज्य रहेंगे। क्योंकि जब आजादी के बाद ये 565 करीब रियासतें थी और ये एक तरह से ऑफर रखा गया कि या तो वो भारत में आ जाएं या तो वो पाकिस्तान में चली जाएं या वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो स्वतंत्र रहने का निर्णय हरि सिंह ने किया और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं उस पर बात बनी। लेकिन बाद में जब कबायलियों ने और पाकिस्तानियों ने हमला किया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन यानी कि उन्होंने भारत में विलय की घोषणा की, परंतु कुछ शर्तों के साथ। और वहां धारा 370 मतलब अनुच्छेद 370, 35A ये सारी चीजें आई, उसको भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और अभी फिर लास्ट में सरकार ने कैसे ये इन धाराओं को समाप्त करके इन अनुच्छेदों में संशोधन, संविधान का संशोधन एक तरह से कह सकते हैं करके कश्मीर को क्या कर दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी जिसमें विधानसभा होगी और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी जिसमें विधानसभा नहीं होगी। फिर उत्तर पूर्व चुनौतियां और प्रतिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे उत्तर पूर्व के ज्यादातर जो आप 7 बहनें कहते हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, ये आसाम, ये 6-7 जो त्रिपुरा, ये 6-7 जो स्टेट्स हैं, लगभग पहले ये आसाम का ही हिस्सा सभी थे। धीरे धीरे इसमें जनजातीय विभाजन के आधार पर, भाषा के आधार पर, इनकी संस्कृति के आधार पर, खान पान के आधार पर इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग अपनी स्वायत्तता की मांग शुरू की। अब वहां पर धीरे धीरे अलगाववाद का बीज भी पड़ने लगा। अलगाववाद होता है जब आप किसी अलग विचार या अलग आइडेंटिटी के कारण अलग देश बनना चाहें। तो उसको कैसे भारत सरकार ने डील किया, उन इलाकों में आफ्स्पा भी लागू किया, आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्ट पावर एक्ट। आफ्स्पा एक बहुत विवादास्पद भी रहा है कई बार ये। तो वहां मतलब जिसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट, वहां पर जरूरत पड़ी तो वहां पर डंडा भी चलाया, जरूरत पड़ी तो शांति से डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत भी की। कई अलगाववादी संगठनों से समझौते भी किए जिनको शामिल किया गया मुख्य धारा में, और उसको सरकार ने किस तरह से उस चुनौती को डील किया और आज क्या करना चाह रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका तरीका यह होता है कि कैसे क्षेत्रीय संतुलन स्थापित किया जाए, रीजनल बैलेंस, यानी विकास की धारा वहां तक भी पहुंचे। अब आप देखिए भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय एक है, तो उत्तर पूर्व की भी जो चुनौतियां थी और उसकी प्रतिक्रिया हमारे तरफ से या सरकार की तरफ से क्या रही, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो है हमें इन्हीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर इस चैप्टर में बात करनी है। इसके इर्द गिर्द जो महत्वपूर्ण चीजें और रहेंगी उसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा, पर यह बेहद खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए। एक चीज जो मैंने आपको अभी चर्चा की कि जब क्षेत्रवाद, ये जो पूरा क्षेत्रीय आकांक्षा है, ये क्षेत्रीय आकांक्षा वाला जो चैप्टर है वो जुड़ा हुआ है क्षेत्रवाद से सॉरी। और क्षेत्रवाद जो है ये कई मुद्दों पर होता है, जैसे ये भौगोलिक हो सकता है, जैसे ये भाषाई हो सकता है, जैसे ये सांस्कृतिक हो सकता है, ठीक है, जैसे ये आर्थिक हो सकता है, जैसे ये राजनीतिक हो सकता है। यानी इन मुद्दों पर जो है क्षेत्रवाद पैदा हो सकता है। अगर भौगोलिक की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, हो सकता है कि एक इलाका हो जहां पर पहाड़ी इलाके हो, एक इलाका हो जो मैदानी हो। तो लोग क्या करेंगे, उस आधार पर क्षेत्रवाद का एक गठन कर लेंगे कि भैया हम पहाड़ी वाले इलाके हैं, हमारी ये मांग है, हम मैदानी इलाके के हैं, हमारी ये मांग है, हम नदियों के किनारे वाले प्रदेश हैं, हमारी ये मांग है, हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारी ये मांग है। तो भौगोलिक जो चेंजेस होते हैं, कोई अधिक वर्षा वाला होगा, कोई सूखे वाला होगा, वहां क्षेत्रवाद एक अलग तरीके से जन्म लेता है और वो भी क्षेत्रवाद जन्म लेने का कारण हो सकती है और फिर उनकी अलग आकांक्षाएं हो सकती हैं। भाषाई बात करें तो भारत में तो इसका बड़ा इतिहास रहा है। दक्षिण भारतीय जो हैं वो अपने अलग भाषा के हिसाब से मांग करते हैं, उत्तर भारतीय हिंदी को प्रिविलेज देते हैं, हिंदी को लेकर बहुत विवाद भी है। इसके अलावा जो पूरा द्रविड़ आंदोलन था, डीएमके का आंदोलन तमिलनाडु में था, आंध्र प्रदेश का नया प्रदेश बनना, ये सारी चीजें इस भाषाई क्षेत्रवाद पर ही आधारित थी। तो ये तो देखा ही जाता है।
ठीक है, सांस्कृतिक आप देख लीजिए, सांस्कृतिक में अब नृत्य का तरीका, इमारतों के बनने का तरीका, पूजा पद्धति का तरीका, इसमें धर्म को भी साथ में जोड़ के देख सकते हैं। ये तरीके भी कई बार क्या होता है कि क्षेत्रवाद को जन्म देते हैं। अरे बात समझ में, जैसे मान लीजिए कि छठ का त्यौहार आया तो माना जाता है कि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका ये एक क्षेत्र हो गया जहां पर छठ को लेकर मनाया जाएगा। तो ये सांस्कृतिक तरीके भी क्षेत्रवाद को कई बार जन्म देते हैं और वहां आकांक्षाएं होती हैं। आर्थिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे भारत में एक अलग बना दिया गया लिस्ट की बीमारू प्रदेश, ठीक है, एक तरह से बीमारू प्रदेश ये बना दिया गया पूरा कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जो बीमारू प्रदेश में हैं। अब बीमारू प्रदेश का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, और कुछ ऐसे जो समृद्ध राज्य हैं, या भारत का पूर्वी इलाका और पश्चिमी इलाका दोनों में बहुत अंतर है आर्थिक समृद्धि के हिसाब से। तो आर्थिक संसाधन, आर्थिक प्रगति, आर्थिक समृद्धि के हिसाब से भी क्षेत्रवाद पैदा होता है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है। पहले ही मैं आपको इसका एक तरह से कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो समझा के चलता हूं। फिर राजनीतिक, बिल्कुल राजनीतिक यानी कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर विशेष प्रकार के राजनीतिक दलों का प्रभुत्व होगा, विशेष विचारधारा की, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि जो वामपंथ विचारधारा का क्षेत्र हो, जैसे बंगाल केरल में हावी रहता है तो वो एक अलग क्षेत्रवाद पैदा कर देगा। जो दक्षिण पंथ विचारधारा है वो अलग कर देगी, जो लेफ्ट जो कांग्रेसी विचारधारा, तो अलग अलग विचारधाराओं की जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो भी क्षेत्रवाद को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं, बहुत तेजी से विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये क्षेत्रवाद का बैकग्राउंड हो सकता है ये सारे मुद्दे। तो इन मुद्दों को आप बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखकर चलिएगा इस चैप्टर में, जो आपको बैकग्राउंड समझने में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय दलों के उदय से। तो क्षेत्रवाद के सभी मुद्दों पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका उदय देश में किस प्रकार हुआ सॉरी, कैसे देश की राजनीतिक व्यवस्था में ये रीजनल पार्टीज हावी होती गई, इसको देखेंगे थोड़ा। परिभाषा की दृष्टि से क्षेत्रीय दल उन दलों को कहा जाता है जो किसी राज्य या क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय हैं। तो वो दल जो किसी एक क्षेत्र या राज्य में सक्रिय हैं, जैसे या एक दो स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए आरजेडी है तो मुख्य रूप से वो बिहार झारखंड में सक्रिय है, ठीक है, जेडीयू है मुख्य रूप से बिहार में सक्रिय है, समाजवादी पार्टी है मुख्य रूप से यूपी में सक्रिय है, आम आदमी पार्टी है विशेष रूप से दिल्ली, पंजाब, एक आध और स्टेट्स में सक्रिय है, हालांकि पूरे देश में होना चाह रही है। इस तरह से अकाली दल है पंजाब में है ना, एनसीपी है महाराष्ट्र में है। तो इस तरह एक पर्टिकुलर एरिया में डीएमके जो है वो आपको तमिलनाडु में है, जब वो सक्रिय रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय दल कहा जाता है। इन क्षेत्रीय दलों में से कुछ तो राज्य विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ दल ऐसे होते हैं जो किसी राज्य के खास क्षेत्र में क्रियाशील होते हैं, ठीक बात है। तो एक ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी राज्य के हित की बात करें केवल, जैसे मान लीजिए टीआरएस थी तो ये कहा था तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना के ही हित की केवल बात थी यहाँ पर, अब तो उसने नाम चेंज भी किया है। जैसे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड के ही हित की बात थी। और कुछ होता है कि राज्य के खास क्षेत्र में वो थोड़ा सक्रिय रहेंगे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो वहां सक्रिय है आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी। पूर्वी इलाके में चले जाएं तो सुभाषपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो सक्रिय है। तो अलग अलग कई जगह पर एक ही राज्य में एक छोटे से एरिया में सक्रिय रहने वाली पार्टियों को भी क्षेत्रीय दल कहा जाता है। व्यवहार में अधिकांश क्षेत्रीय दलों का उदय 1967 के बाद हुआ, जब भारतीय राजनीति पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। हमने चैप्टर देखा भी है, कांग्रेस एक दलीय प्रभाव की प्रभुत्व का दौर जब कांग्रेस का था, बाद में कैसे कांग्रेस प्रणाली का धीरे धीरे एक दल प्रभुत्व कैसे कम हुआ। इंदिरा गांधी के आने के बाद 67 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सीटें कम होने लगी, धीरे धीरे कांग्रेस आई, कांग्रेस आर्म चेंज हो गया उसमें, और कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर वहां से दल कमजोर हुआ। फिर 1975 के बाद जब आपातकाल लगा तो बहुत बड़ा जेपी मूवमेंट चला, और वहां से तो फिर भरमार हो गई क्षेत्रीय दलों की, ठीक है। सन 67 के बाद के तमाम ऐसी इकाइयां क्षेत्रीय दल बन गई जिनका अस्तित्व स्वार्थी राजनीतिज्ञों के राजनीतिक हितों के अनुकूल था। तो कई बार अपने स्वार्थ के लिए भी राजनीति हुई। तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका उद्देश्य एक और किसी क्षेत्र विशेष के हितों को संवर्धन से है, दूसरी एक और है जो क्षेत्रीय पहचान को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो जो राजनीतिक दलों क्या चाहते हैं कि जो रीजनल पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो बनी रहे। वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र विशेष की जो मुद्दे हैं, क्षेत्र विशेष की जो सांस्कृतिक महत्वपूर्ण की चीजें हैं, उसको हम हमेशा झंडा उसके लिए बुलंद किए रहें, उसी को उठाते रहें, उस पर बातचीत करते रहें। इस कोटि में जैसे डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम, ये दोनों तमिलनाडु में है, एक जयललिता वाली पार्टी, एक करुणानिधि वाली पार्टी। अकाली दल पंजाब में, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में, टीडीपी जिसको कहते हैं जगन मोहन रेड्डी वाली,
असम गण परिषद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। शिवसेना महाराष्ट्र में, इसमें भी अब डिवीजन हो गया है, शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप। तेलंगाना प्रजा समिति, बीजू जनता दल उड़ीसा में बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर एरिया के पहचान को बनाए रखना चाहती हैं। पार्टी के नाम से ही आपको लग जाएगा। द्रविड़ यहाँ पे साउथ आपको दिख जाएगा, तेलुगु देशम तेलुगु क्षेत्र के आसपास, असम का शिवसेना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां जम्मू कश्मीर, तेलंगाना के लिए बीजू जनता दल उड़ीसा। तो आपको ये चीज वहां के क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने में स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई पड़ जाएगी। दूसरी ओर कुछ जाति आधारित क्षेत्रीय दल भी हैं, हालांकि वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम जाति आधारित हैं। उनका फेवरेट वर्ड होता है सामाजिक न्याय, और ठीक भी है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है, तो अब सामाजिक न्याय में इनका विशेष रूप से ये होता है, ये खुल के कुछ बातें कहती हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी जाति है उतना उसको हक मिलना चाहिए, ये बात ठीक है। और कई बार उनको राजनीतिक रूप से जाति विशेष से भी जोड़ा जाता है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए हिसाब से वो काम करने का दावा करती हैं। जैसे समाजवादी दल, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई पार्टी, भारतीय क्रांति दल, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में है, जनता दल सेकुलर जो कर्नाटक में है, जेडीएस, कुमार स्वामी की जो पार्टी है, आपने सुना, एच डी देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री भी रहे, इसी का एक जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, जो कहां पे है, बिहार में है, नीतीश कुमार वाली पार्टी। तो ये सारी पार्टियां इस तरह भी दिखाई पड़ती हैं। और तो एक हो गया कि क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने वाली, एक हो गया जाति से संबंधित करने वाली या जातिगत आंकड़ों पर। तीसरी श्रेणी में ऐसे दल को रखा जा सकता है जिनका राष्ट्रीय कलेवर और कार्यक्रम है, जो एक से अधिक राज्यों में क्रियाशील हैं, लेकिन उन्हें समुचित समर्थन नहीं मिल पाता। जैसे तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस क्या है, ये ममता बनर्जी की पार्टी है, कई राज्यों में है पर पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी जाति विशेष पर राजनीति नहीं है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल उसके नेता, आपको पता है। तो ये तीन तरीके के क्षेत्रीय दलों का श्रेणी है। हालांकि अब तृणमूल कांग्रेस को दर्जा तो राष्ट्रीय दल का मिल गया है, एनसीपी को भी मिल गया है, लेकिन अभी ये विशेष रूप से सक्रिय एक ही दो राज्यों में है। तो ये तीन तरह के क्षेत्रीय दलों की हमने बात की। इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कभी भी क्षेत्रीय दलों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसमें तीन आप डिवीजन कौन से कर सकते हैं? तो एक तो आप कर सकते हैं क्षेत्रीय पहचान पर आधारित, ठीक। एक आप कर सकते हैं जातिगत समीकरण या सामाजिक न्याय, जो उनका आधिकारिक क्लेम है उसकी बात हम जरूर करेंगे। किसी राजनीतिक भावना से ओतप्रोत होकर किसी भी तरह की हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्रक्स जानना है, रियलिटी जाननी है। तीसरा क्या है? तीसरा इसमें आता है राष्ट्रीय कार्यक्रम पर आधारित, लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा इसलिए क्षेत्रीय दल है, ठीक है ना। इसमें आपको एग्जाम्पल हमने बता ही दिया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अकाली दल, डीएमके तमिलनाडु, ये सब पार्टियां, बीजेडी बीजू जनता दल उड़ीसा, यहां आप लिख सकते हैं समाजवादी पार्टी, आरजेडी, यहां आप लिख सकते हैं एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी या आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये विशेष रूप से तीन तरह से आप रीजनल पार्टीज को या क्षेत्रीय दलों को तीन आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन इसमें आपको मिलेंगे। चलिए, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब आते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों हुआ, क्यों ये ग्रो करने लगी, क्या कारण हुआ। तो अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जानते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता यानी कि विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। जो डाइवर्सिटी होगी तो उनके एस्पिरेशंस भी डाइवर्स होंगे ना। तो भारत क्या है? बहुजातीय, कई जातियों का, बहुसंस्कृति, बहुभाषी और विभिन्न जातियों का देश है।
जब कई जातियां हैं, कई भाषाएं हैं, कई क्षेत्र हैं, तो भाई अपना नेता वो अलग चुनेंगे, इसमें स्वाभाविक बात है। क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण ही इसमें समय समय पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए। तो इनका क्षेत्रीय भिन्नता है ना, कहीं कोई जाति है, कहीं कोई बोली है, कहीं कोई भाषा है, तो जब क्षेत्रीय विभिन्नता है इसीलिए अलग अलग इसमें नेता पैदा हुए, तो अलग अलग राजनीतिक दल हुए। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को न पूरा होने पर जातीय हिंसा की उत्पत्ति हुई, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, विद्रोहकारिता, इन सब चीजों की उत्पत्ति देखी गई। भारत में क्षेत्रवाद का इतिहास पुराना है और क्षेत्रवाद की मनोवृत्ति ही क्षेत्रीय दलों को जन्म देती है। ठीक बात है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का होकर सोचते हैं, पर्टिकुलर क्षेत्र की भावनाओं को बढ़ाते हैं, तो उसको, उस भावना को ऊपर उठाने के लिए तुरंत एक क्षेत्रीय दल जन्म ले लेता है। क्षेत्रीय दलों के माध्यम से विभिन्न प्रदेश ज्यादा अधिकारों और अधिक संसाधनों की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रवाद के बढ़ने अथवा क्षेत्रीय दलों के अभ्युदय के लिए भौगोलिक, मैंने आपको चर्चा किया था, हाँ, जो पॉइंट्स यहां पर हमने मेंशन किए थे, इन पॉइंट्स में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। कई बार क्या होता है ना कि इतिहास के कारण भी क्षेत्रवाद पैदा होता है। जैसे मान लीजिए अवध क्षेत्र है, लोग कहेंगे हम प्रभु राम के क्षेत्र अवध के हैं, तो हमारा एक अलग क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र, अब जिले स्टेट को छोड़ दीजिए, ब्रज क्षेत्र एक अलग हो गया, मिथिला क्षेत्र एक अलग हो गया, मराठवाड़ा क्षेत्र मराठी के लिए अलग हो गया। तो कई बार ऐतिहासिक कारणों से भी क्षेत्रवाद पैदा होता है। बुंदेलखंड का इलाका मान लीजिए है, अलग हो गया। तो भौगोलिक, ऐतिहासिक, जाति, धार्मिक और भाषा, ये सारे कारण जो होते हैं वो क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय पार्टी दोनों के उदय के कारण बन जाते हैं। ठीक बात है। अब देखते हैं क्या क्या कारण हैं। तो भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों का आधार, मतलब कि जो क्षेत्रीय दलों के अभ्युदय के क्या क्या कारण हैं देख लीजिए। भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों का आधार जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक, भाषाई भिन्नताएं हैं। तमिलनाडु के द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम की स्थापना ब्राह्मणवाद के विरोध के रूप में हुई। कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में हुई। तो देखिए आप, अब इसमें आप कारण देखिए किन किन कारणों से उत्पत्ति हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कारण हो सकता है। सन 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं रहा जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विकसित हो पाती। यानी यहाँ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस का कमजोर होना भी क्षेत्रीय दलों को या छोटे छोटे कई राजनीतिक दलों के उठने का कारण बना। ठीक है, कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परंतु वह समन्वयवादी दृष्टि नहीं थी जिसके लिए नेहरू जाने जाते थे, और कामराज और इंदिरा गांधी में फिर गुट में बंटवारा भी हुआ। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 75-77 में आपातकाल की घोषणा कर गई तो उनकी छवि भी धूमिल हो गई, और 1977 के बाद क्षेत्रीय दलों की स्थापना होने लगी, क्योंकि उसी आपातकाल के आंदोलन के बाद शरद यादव निकले, नीतीश कुमार आए, सुशील मोदी आए, लालू प्रसाद यादव आए, रामविलास पासवान आए, मुलायम सिंह यादव आए, देवगौड़ा आए, ये देवीलाल, ये जितने आप नेताओं के नाम सुन रहे हैं इन सबकी अपनी पार्टियां हैं। तो ये पार्टियां कहां से बनी? ये सब इमरजेंसी के बाद ही क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि ये लोग नेशनल हीरो हो गए उस समय। भारत विभिन्नताओं का देश है जिसके कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हैं और कुछ भाग अभी भी पिछड़े हैं। तो पहला कारण, दूसरा कारण हमने कांग्रेस कमजोरी देख ली। दूसरा हमने देखा कि जो डिस्पैरिटी है, मतलब जो डाइवर्सिटी है। स्वतंत्रता के बाद जिस भी पार्टी की सरकार रही उसने पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। सत्तालोलुप राजनेताओं ने लोगों के असंतोष को जगाया और उसे लाभ उठाया। इन क्षेत्रों के नेताओं ने जनता को यह समझाया कि क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा विकास कर सकती है। तो कई बार जो है राष्ट्रीय पार्टियों ने जब फेल हो गई तो उसके खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों ने लगा कि हम लोग खुद ही अगर पार्टी बना के लड़ेंगे तभी अपना विकास कर सकते हैं। विकास की धीमी गति ने क्षेत्रीय भावना के उभार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि क्या करना, यानी कि असंतुलित विकास जो है या धीमा विकास, असंतुलित विकास या समावेशी विकास की कमी। समावेशी विकास क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें सभी को विकास करते, विकास का अभाव। ठीक है, फलस्वरूप बहुत से प्रदेश अधिक संसाधनों की मांग करते रहे हैं। ज्यादा सुविधा और संसाधनों की मांग ने भी क्षेत्रीय दलों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां क्षेत्रीय दलों ने या नेताओं ने क्षेत्रवाद को मजबूत करने के लिए इसमें सांप्रदायिकता, जातिवाद और जनजातिवाद को भी मिश्रण कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार क्या हुआ है कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को आगे बढ़ाने के नाम पर पार्टी बना ली गई। ठीक है, उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली दल ने यह मांग की कि सिखों का अलग राज्य होना चाहिए। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनजाति के हिसाब से कहा कि भाई जनजातियों के विकास के लिए अलग झारखंड राज्य होना चाहिए। अच्छा, हम ये केवल फैक्ट का बता रहे हैं, मांग को, हम किसी भी पार्टी को पहले कंफर्म कर दे रहे हैं, किसी भी पार्टी को गलत या सही नहीं ठहरा रहे हैं।
जो चीजें जिस हिसाब से डिमांड की गई, जो फैक्टर बनते हैं क्षेत्रवाद का, वो रीजन बता रहे हैं। अब इन्होंने क्लेम किया कि हम विकास करेंगे, किया भी, करते भी हैं, प्रयास भी करेंगे, ये इनके अपने एजेंडा है और ये खुला एजेंडा, कोई छुपा तो है नहीं कि हमें जनजातियों का विकास करना है। ठीक है, तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसमें हमने क्या समझा कि किस प्रकार राजनीतिक दलों का या छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ, उदय हुआ। उन क्षेत्रीय दलों के कुछ उदाहरण भी हमने देखे, उन क्षेत्रीय दलों का 3 कैटेगरी भी देखा कि किन आधार पर वो 3 क्षेत्रीय दल या किन आधार पर क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसमें क्षेत्रीय दल कैसे पनपते हैं उसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम बात करेंगे पंजाब संकट क्या है और सिख विरोधी दंगे क्या है। ये भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या मसले सामने। अब देखिए, पंजाब में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं ये एक ऐसे आंदोलन के रूप में प्रकट हुई जिसका आधार मजहब और राजनीति दोनों था। बिल्कुल ठीक बात, यानी कहीं ना कहीं धर्म या मजहब और पॉलिटिक्स, ये दोनों चीजों ने मिलकर पंजाब वाले मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, या पंजाब का जो क्षेत्रीय आकांक्षा था उससे दिखाई पड़ रही थी। 1920 में सिखों द्वारा अकाली दल की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक दल है अकाली दल, बाद में फिर शिरोमणि अकाली दल हुआ। अकाली दल का जो स्थापना हुआ, एक पार्टी, एक तरह से संगठन के रूप में उस समय 1920 में हुआ, और उस समय उसकी बेसिक विचारधारा यही थी कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों का एक अलग सूबा बने। ठीक है, अकाली दल का स्वरूप शुरू से ही धार्मिक राजनीतिक रहा है। तो ये क्या करते हैं कि धार्मिक मामले भी उठाते हैं, पॉलिटिकल मामले भी उठाते हैं। आज के दौर में जो इसके प्रमुख नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल जो बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, ये हरसिमरत कौर बादल, ये लोग इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने मांग उठाई कि यदि धर्म के नाम पर मुस्लिमों को पाकिस्तान दिया गया तो सिखों को भी सिखिस्तान मिलना चाहिए, परंतु कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में इसे अस्वीकार कर दिया। अब आपको पता ही है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आजाद हो रहा था, और बल्कि आजादी से पहले जो अंग्रेजों के तरह तरह के प्रस्ताव चल रहे थे कि भारत के लोगों को शांत किया जाए या एक रास्ता निकाला जाए, तो उसमें क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान और इस तरह एक कैबिनेट मिशन आया। लास्ट में माउंटबेटन प्लान आया था। तो कैबिनेट मिशन में कई व्यवस्थाएं की जा रही थी, पाकिस्तान दिया जा रहा था, इधर जो है हिंदुस्तान के लिए, और बंटवारा, ये सारी चीजें चल रही थी। तो इस समय मास्टर तारा सिंह ने यह आवाज उठाई कि सिख स्पीकिंग लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, एक अलग देश खालिस्तान मिलना चाहिए। सिखिस्तान इन्होंने बेसिकली बोला था कि सिखिस्तान या खालिस्तान मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सन 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो अकाली दल ने एक पंजाबी भाषी राज्य की मांग की, परंतु उनकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी। पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया। तो पंजाब को 2 भाषा, उसमें आपको पता है हरियाणा भी उसका एक पार्ट हुआ करता था, तो खड़ी बोली बोलने वाले हरियाणवी और पंजाबी दोनों बोलने वाले का मिलाकर एक पंजाब प्रांत बना था। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर हरियाणा के नए राज्य का जन्म हुआ। तो हुआ ये कि पहले तो शुरू में जो राज्य बनाया गया उसमें तो ये हुआ कि हिंदी यानी खड़ी हिंदी और पंजाबी बोलने वालों को मिला के पंजाब बनाया गया, लेकिन ये बहुत दिन तक चला नहीं। 1966 में ये विभाजन कर दिया गया और जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, जो दिल्ली से सटा इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है, हरियाणा, उसको बनाया गया। ठीक है, सन 67 में अकाली दल ने एक मिलीजुली सरकार का गठन किया। 1977 में अकाली दल ने जनता सरकार के साथ मिलकर संवित सरकार यानी एक तरह का गठबंधन करके भी सरकार चलाई थी। 1977 में आपको पता ही है कि जनता दल की सरकार पूरे देश में बनी थी। इसी के साथ यह उदारवादी बन गया। तो उदारवादी यानी पहले जो ये हार्डकोर लाइन लेता था, पहले जो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा कट्टर विचारधारा के साथ आगे बढ़ता था, धीरे धीरे उसमें शालीनता आ गई और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा ये अकाली दल इन्वॉल्व होने लगा। अकाली दल के बारे में थोड़ी सी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी पंजाब स्थिति की बात होगी, अकाली दल एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन और पुराना क्षेत्रीय संगठन है। जब 1980 में दरबारा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो स्थिति पुनः तनावपूर्ण हो गई और एक बार फिर से इस तरह की मांगे वहां उठने लगी। स्थिति उस समय सामान्य हुई जब सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी। तो फिर क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकार बनती थी तो वहां पर मामला थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता था। फिर जब वहां अकाली दल स्वयं सरकार में आती थी तो थोड़ा मामला शांत रहता था। तो बरनाला भी वहां अकाली दल से मुख्यमंत्री बने। अब इसके बाद एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया इसी पंजाब मूवमेंट से रिलेटेड, पंजाब को लेकर। अब ये खालिस्तान वाली बातें और इस तरह की तो चलती नहीं, आज भी आवाज उठाई जाती, कहा जाता है कि खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, पर ऐसा बहुत दिखाई नहीं पड़ता। 16-17 अक्टूबर 1973 को गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब में अकाली दल की कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक प्रस्ताव पास हुआ। क्या बातें थी? चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में विद्यमान पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब में मिलाया जाए। क्या कहा गया कि चंडीगढ़ में जो पंजाब बोलने वाले लोग हैं, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, ये जो लोग भी पंजाबी बोलते हैं उन सबको पंजाब में मिला दिया जाए।
सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, मुद्रा और संचार के विभाग केंद्र के पास हों और सभी विभाग पंजाब को दे दिए जाएं। अब देखिए, एक तरह से डोमिनियन स्टेट वाला जो कंडीशन था, बोला कि भाई जो मुद्रा वाली बात है, विदेशों का संबंध है, सुरक्षा यानी डिफेंस है, ये सब केंद्र सरकार देखे, बाकी पंजाब को दे दिया जाए। जनरली भारत के संविधान में व्यवस्था है केंद्र और राज्य के बंटवारे में, और लगभग अगर इन मुद्दों को आप निकाल दें तो लगभग मुद्दे वो राज्य सरकार के पास होते ही होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक अलग चीज प्रस्तुत करने की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं एक ये सर्वमान्य होना भी संभव नहीं था। जो ऑलरेडी 7वें अनुसूची में संविधान के है शक्तियां डिवाइड की गई हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अन्य राज्यों में सिख लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को कम किया जाए, रोका जाए। सिखों को छोटे अस्त्र रखने की छूट दी जाए, जैसे छित्र, ये सिखों में कृपाण ये होता है, छोटे खंजर के जैसा होता है। अक्सर हर जगह पे जो है आप देखेंगे कि सिक्योरिटी चेक्स में सारे हथियार बैन होते हैं, कई जगह इन हथियारों को मान्यता दी जाती है। सिखों के पवित्र स्थानों पर मांस, मदिरा आदि की बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो पवित्र स्थान थे, गुरुद्वारे थे, वहां पे मांस मदिरा न बेची जाए। तो जब 1980 में दरबारा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने सिखों का समर्थन पाने के लिए सिख धार्मिक नेता भिंडरवाले की मदद ली थी। इस चुनाव में पराजित होने पर अकाली दल निराश भी हो गया। तो ये भिंडरवाला ने पहले कांग्रेस की मदद भी की, बाद में यही भिंडरवाला इनके लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक भी आदमी निकलकर साबित हुआ, और अकाली दल की तो यहाँ पर हार भी हो गई थी। इस समय पंजाब में अलगाववादी तत्व एक अलग स्वतंत्र राज्य खालिस्तान की मांग करने लगे। यही में ये सारी जो कहानी थी आपको समझने जरूरी थी, ताकि आप समझें कि एग्जैक्टली पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है वहां स्थिति क्या बनी। तो भिंडरवाले की मदद से फिर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन भिंडरवाला बाद में फिर क्या हुआ कि वहां लोग खालिस्तान की मूवमेंट को और उन्होंने तेज कर दिया कि हमें खालिस्तान राज्य चाहिए, देश चाहिए। वे सरकारी अधिकारी तथा पुलिस कर्मियों पर आक्रमण करने लगे, रेल की पटरी और सरकारी भवनों को ध्वस्त करने लगे, और वह निरीह लोगों की हत्या भी करने लगे। तो एक तरह से पूरा का पूरा मामला पंजाब में क्या हो गया, हिंसक बन गया। और हिंसक बनने में ये भिंडरवाला और बहुत सारे ग्रुप्स का बहुत हाथ था, और पूरी तरह से एक तरह से बगावत या अलगाववाद जिसको कहते हैं, ये चीज एकदम से वहां पर पंजाब में दिखाई देने लगी। अब जब ये कंडीशन हुई तब वहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया वो उठाया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये बहुत ही फेमस ऑपरेशन था, बहुत बड़ी कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को तब किया गया जब ऐसा देखा गया कि संवैधानिक तरीके से अब ये ग्रुप शांत होने वाला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से अब वहां उनको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, और एक तरह से आतंकवादी गतिविधियां जब होने लगी तब ये चलाना पड़ा। उग्र अकालियों द्वारा आतंकवाद का सहारा लेने के साथ ही स्थिति बिगड़ गई। हिंदू और नरमपंथी अकालियों की हत्या होने लगी। ऐसे तत्वों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली जाकर। तो जिन लोगों ने हत्याएं करनी शुरू की, हिंदुओं की भी वहां हत्या होनी शुरू हुई, तब उन्होंने जाकर स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली, जो लोग ऐसा काम कर रहे थे। जून 1984 में सरकार द्वारा कार्रवाई की गई और सेना ने मंदिर में घुसकर ऐसे तत्वों का दमन किया। तो सेना सीधे उस मंदिर में, उस गुरुद्वारे में घुसी, मंदिरों में भी घुसी, और घुस के जहां जहां ये लोग छुपे हुए थे वहां पर इनको क्या किया, खत्म किया, और इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्णय एक तरह से लिया गया कि भाई कोई कहीं भी छुपा हो, अगर वो अराजक तत्व कर रहा है काम तो हम उसे मारेंगे। सेना की कार्रवाई में भिंडरवाले और उनके साथियों की हत्या हुई, और बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। तो उसमें भिंडरवाला ही मुख्य लीडर था, जो पूरा एक तरह से बगावती सुर छेड़ चुका था कि हम अपनी देश चाहिए, हमको अपनी सरकार बनानी है और ये सब करना है। तो सेना ने घुसकर इनका खात्मा किया। खालिस्तान आंदोलन ने भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने का कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं था। और जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसी चीज की मांग करेंगे जो आपके पूरे संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को ही खत्म कर दे और देश को बांटने की बात करे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खतरा था बहुत बड़ा। परंतु इंदिरा सरकार द्वारा उठाए गए कदम से सिख भावना आहत हुई, जिसका परिणाम 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या के रूप में निकला और देश में सिख विरोधी दंगे उठ गए। तो ये दूसरा फैक्टर हुआ क्या, भिंडरावाले के साथियों ने पहले क्या किया, गुरुद्वारे में छुपकर और वहां से लोगों की हत्या और अराजक तत्व करना शुरू किया। जब इंदिरा गांधी के आदेश से सेना गुरुद्वारे में घुसी और उनको मारा, तो बहुत सारे सिख समुदाय को यह भी हुआ कि हमारी एक तरह से भावनाओं को आहत किया गया है, हमारे पवित्र स्थलों पर गोलीबारी की गई है, उनको मारा गया है, हमला किया गया है। तो इसी के एक तरह से कह सकते हैं कि इसी के अपोजिट में या इसी के क्रिया के प्रतिक्रिया में जो बॉडीगार्ड्स थे इंदिरा गांधी को सिख थे और उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी। अब जैसे ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा है। उससे पहले मामला गर्म था ही, क्योंकि बहुत सारे भिंडरावाले के ग्रुप ने हिंदुओं की हत्या भी की थी। और आपको याद होगा, बहुत फेमस एक लाइन है जो बार बार दोहराई जाती है कि राजीव गांधी ने कहा कि जब पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। आपने सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए।
तो लेकिन कोई राजनीतिक स्टेटमेंट या इस आंसर हमें नहीं लिखना है, जो फैक्ट है उस पर बात करनी है। तो ये खालिस्तानी आंदोलन का बाद ये एक कंडीशन देखी गई कि देश भर में क्या हो गया, सिख विरोधी दंगे होने लगे, खासकर दिल्ली के आसपास ये बहुत तेजी से हुए। दिल्ली में दंगे अत्यंत भयानक थे। अनुमान है कि दिल्ली में 3000 से अधिक सिखों का कत्ल हुआ। यही नहीं, सिखों की संस्थाओं और उपासना स्थल को भी निशाना बनाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ। तो फिर संत लोंगोवाल जो सिख गुरु थे और राजीव गांधी, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिससे इस मामले को शांत किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर खून खराबा बहुत तेजी से फैल रहा था, यहाँ पर दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ये एक चुनौतीपूर्ण मामला पूरे देश में बनता जा रहा था। ठीक है, इस पूरी स्टोरी को ठीक से समझिएगा। अब उस समझौते में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंटली समझिए। चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट किया गया कि भाई धीरे धीरे चंडीगढ़ की स्थिति को सामान्य करके उसको पंजाब को सौंप दिया जाएगा। आज भी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसमें हरियाणा पंजाब दोनों की कई सारी ऑफिसेज हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने हेतु आयोग का गठन किया जाएगा। पंजाब हरियाणा में कई तरह के विवाद रहते हैं, पानी को लेकर भी विवाद है, सीमा को लेकर विवाद है, तो उसके लिए आयोग बनाया जाएगा। पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी ब्यास नदी और ब्यास नदी, आपको पता है पंजाब में पंजाब नाम क्यों पड़ा है? पंज आप माने पानी, 5 पानियों यानी 5 नदियों के जहां से गुजरती हैं, सतलज, रावी, ब्यास, ये सब नदियां हैं वहां। तो इस रावी ब्यास नदी के जल बंटवारे के लिए भी एक न्यायाधिकरण यानी जिसको ट्रिब्यूनल बोला जाता है, उसका गठन किया जाएगा। ये सब किसके ये समझौता हुआ जो लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में। आतंकवाद से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति की जाएगी, यानी उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। 1992 में पंजाब में चुनाव कराए गए जिसका उपयुक्त समूहों ने बहिष्कार किया। ठीक है, तो अब देखिए वहां पर चूंकि मामला बहुत आसान था तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, लेकिन वहां फिर चुनाव कराए गए, बहुत लोगों ने उसका बहिष्कार भी किया। केवल 24% मतदाताओं ने मत दिया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार की उपलब्धि ये रही कि आतंकवादियों को मुख्य धारा से अलग थलग करने में पंजाब में फिर से शांति बहाल की गई। तो एक ऐसी स्थिति जब दिखाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लोगों को यहाँ के लोकतंत्र में यकीन नहीं है या लोग भारत से जुड़ना नहीं चाहते हैं, इसको किनारे करके शांति बहाल करके आज वहां बिल्कुल नॉर्मल स्थिति बना दी गई है और इसमें देश में कामयाबी हासिल हुई है। अब ये थी पंजाब की स्थिति। तो पंजाब की स्थिति में आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? मुख्य रूप से पंजाब की स्थिति में आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे क्या? खालिस्तान आंदोलन या मूवमेंट, खालिस्तान की मांग, कीवर्ड्स हम लिखते चलते हैं ना, पहले भी, इसकी भी लिख लीजिए। भिंडरा वाले का नाम याद रखिएगा। ठीक, दूसरा आप क्या रखेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार। और शुरू में 1920 में अकाली दल, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अकाली दल का गठन भी था, है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर के पास, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे। ठीक है, और क्या हुआ? इंदिरा गांधी का क्या, सिख विरोधी दंगे। इसके बाद क्या कंडीशन बनी? इसके बाद कंडीशन ये बनी कि फिर लास्ट में राजीव लोंगेवाल समझौता। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो पंजाब वाली स्थिति को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे कश्मीर की। अब कश्मीर की स्थिति पर हमने कई चैप्टर्स में चर्चा की है ऑलरेडी, फिर से उसको देखेंगे। अगर पूरी आप अगर कहानी को समराइज करना चाहें तो कश्मीर की स्थिति में आप क्या देखेंगे कि आज़ादी से पहले ही रहमत अली, इसके अलावा मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से एक अलग देश मुसलमानों के लिए मांगना शुरू किया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लास्ट में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ तो उसमें कुल मिलाजुलाकर यह प्रावधान कर दिया गया कि पाकिस्तान एक मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाएगा। तो जब अलग देश बनाया जाएगा तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के अलावा कई सारे भारत में रजवाड़े भी थे, खास करके 565 रजवाड़े। उन रजवाड़ों में से ये कहा गया कि जो रजवाड़े चाहे वो भारत में शामिल हो जाए, जो चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जो चाहते हैं स्वतंत्र रहना वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं।
तो कश्मीर ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। वहां के महाराजा थे हरि सिंह, तो जो स्वतंत्र रहना चाहते थे उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया उसको कहा जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। मैंने बताया आपको, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथास्थिति बनी रहेगी। ठीक, तो पाकिस्तान को लगा कि अरे भारत में कहा जाएंगे, वहां तो मुसलमान है, धीरे से हमारे में आई जाएंगे, वो मान गया। लेकिन बाद में उसने क्या किया, पीछे से कबायली और पाकिस्तानी सेना को भेजकर आक्रमण वहां पाकिस्तान पे करवा दिया। जब आक्रमण पाकिस्तान पर करवा दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि फिर वहां के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद भी मांगी कि भाई ये पाकिस्तानी आक्रमण है, हमको कहीं ना कहीं मदद चाहिए। तो भारत ने और लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव से ये बात स्वीकृत की कि भाई एक चीज समझ लीजिए, हम तभी आपको मदद करेंगे जब आप हमारे साथ अपना विलय करिए। तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी, जिन शर्तों को भारत के संविधान के 370 अनुच्छेद में डाला गया, 35A भी जोड़ा गया, और कश्मीर को विशेष एक राज्य का दर्जा देकर भारत के संविधान से भारत में उसका विलय कराया गया। और उस विलय पत्र को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पूरी कहानी ध्यान से समझ लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, यानी कि भारत में शामिल हो जाने की पूरी जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के तहत यह हुआ कि भारत का हिस्सा कश्मीर बन गया। जब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया तो भारत ने अपनी फौज भेजी तो वहां से पाकिस्तानी भागने को तैयार नहीं हो रहे थे। यहां पे युद्ध विराम भी हो गया। भारत ने उस मामले को यूएन में भी उठा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर एक कमेटी बनाई। कमेटी जब वापस आई तो उन्होंने बोला सबसे पहले पाकिस्तान अपनी सेना लेके वापस जाओ। जब तुम वापस जाओगे, भारत स्थिति नॉर्मल होगी तो भारत भी पीछे धीरे धीरे हटेगा, और फिर हम वहां के लोगों से एक जनमत संग्रह भी भारत ने कहा कि हम करा लेंगे, और वो जिसके साथ जाना चाहेंगे जाएंगे। और भारत ने भी कहा कि ऑलरेडी वहां के लोगों ने हमारे साथ एनेक्सेशन या अपना जो है विलय कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा हम सेना नहीं हटाएंगे, और बाद में कहने लगा कि आपने लोगों से पूछे बिना विलय कर लिया। तो भारत ने कहा कि भाई जो यूएन कमीशन बनी थी यूनाइटेड नेशन की कश्मीर पे, उसने बोला था कि पहले आप सेना हटाइए तब जनमत संग्रह होगा। जब आपने सेना हटाई ही नहीं तो जनमत संग्रह कैसे होगा। तो कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान की सेना बनी रही, जिसको आज पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। उन्होंने पाकिस्तान को ऑक्यूपाई किया हुआ है और भारत आधे पे बना रहा। ठीक है, अब लगातार कश्मीर में पाकिस्तान ये कहता है कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान का है, भारत जबरदस्ती घुसा हुआ है, वहां के लोगों को भड़काता है। वहां के कई ग्रुप जो है वो अलगाववादी ग्रुप, वो चाहते हैं कि भारत का हिस्सा हम न बने। कई बार वो लोगों की मंशा नहीं है, वो नेता अपने आप को दर्शाते हैं कि हम इनके नुमाइंदे और ये लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। वहां कुछ राजनीतिक दल भी हुए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी, फिर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये लोग थे। पीडीपी है मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती की पार्टी, बीजेपी भी है वहाँ। तो कई सारे राजनीतिक दल भी हुए, ये राजनीतिक मामले भी हुए, और दुनिया भर में हमेशा कश्मीर का मामला राग अलापता रहता है पाकिस्तान। हालांकि 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के वो प्रावधान जो कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा या विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, और अब वो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा बन गया है। तो जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यह स्थिति कश्मीर की है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कई हमने पार्ट्स में इसको देखा है। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति हमेशा से भारतीय संघ में विशिष्ट रही। स्वतंत्रता के बाद से ही जम्मू कश्मीर में हिंसात्मक गतिविधियों में अनेक लोग मारे जा चुके हैं। 1956 के पुनर्गठन से अछूता जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत में अब तक का सबसे अधिक भाषाई विविध राज्यों में से एक है। वहाँ जम्मू क्षेत्र अलग, कश्मीर क्षेत्र अलग, डोगरी भाषाएं वगैरह हैं। तो वहाँ पे कहीं हिंदू सिख मुसलमान एक साथ हैं, कहीं केवल कश्मीर वैली में केवल मुसलमान हैं। तो बहुत भाषा और धर्म की विविधता भी है वहाँ पर। हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर कुछ आंदोलनात्मक राजनीति के बावजूद राज्य को आसानी से पुनर्गठित कर पाना एक कठिन कार्य है। कश्मीर की समस्या को हमें अपने घरेलू परिस्थिति के अनुसार हल करना होगा, न कि विदेशी ताकतों के दबाव में। बिल्कुल ठीक बात है। भारत हमेशा कहता है हमारा आंतरिक मामला है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। सही बात है, बाकायदा हमने विलय कराया हुआ है, तो हम यहाँ के एस्पिरेशंस को, इसीलिए इस मामला को हल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, ये तीन महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जमहूरियत जिसका मतलब था डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, इंसानियत यानी कि ह्यूमनिज्म, और कश्मीरियत यानी आपको पता ही है कि कश्मीर के इंटरेस्ट की बात।
तो ये जैसा हमने कहा ना कि यहाँ के आंतरिक तरीकों से इस मामले को हल करना होगा। तो भारत सरकार हमेशा चाहती है कि हम जो भी वहाँ की आकांक्षाएं हैं, जो भी वहाँ की मांग है, जो भी वहाँ की जरूरतें हैं, उसको हम इसको ठीक से डील करें और किसी बाहरी के प्रभाव में इसको न आने दें, किसी अलगाववादियों के प्रभाव में न आने दें, और दुनिया के दबाव में तो हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अब कश्मीर में देखिए तो आप तीन आपको एरियाज या क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे। एक जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, जैसे जम्मू का मेन कोर इलाका जहां पर मेजॉरिटी में हिंदू हैं, कश्मीर घाटी जहां मुसलमान ज्यादा हैं, और लद्दाख जहां पर बौद्ध बहुसंख्यक हैं। तीन आपको स्पेशल चीजें दिखाई, तीन भेद मतलब एक तरह से बटी हुई आपको जनसंख्या यहां पर दिखाई पड़ेगी। यह एक रियासत थी और हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिला दिया। ठीक बात है। तो पहले ये एक ऐसी रियासत थी जिसका राजा हिंदू था, लेकिन उसकी प्रजा ज्यादातर मुसलमान थी। तो जिन्ना को ये भ्रम था कि प्रजा मुसलमान है तो ये लोग पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, पर ऐसा था नहीं। राजा ने हिंदू भारत में शामिल किया। पाकिस्तान इस विलय को अवैध मानता है और घाटी के पाकिस्तान समर्थक उसके इशारे पर काम करते रहते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। अलगाववादी जो नेता रहे हैं वो लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दे के आंतरिक और बाहरी दोनों पक्ष हैं। बिल्कुल ठीक बात। इससे कश्मीरी पहचान का मुद्दा नहीं था, जिसे कश्मीरियत कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमेशा कश्मीरी आइडेंटिटी की बात होती है कि ठीक है भारतीय है, कश्मीरियत आइडेंटिटी की बात पहले होती है, और भारत उसको एड्रेस भी करना चाहता है। भारत कहीं संस्कृति को तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीरियत होनी चाहिए, ये भारत के पॉलिसी में रहा है। कश्मीर के लोग राजनीतिक स्वायत्तता के आकांक्षी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और मिली भी है। आजादी के बाद हमने ऐसा नहीं कि वहां शासन लगातार चलाया है, उनको अपने संविधान बनाने का हक दिया। भारत ये भी कहता है कि उन्होंने अपना संविधान खुद बनाया है, जिस संविधान में उन्होंने खुद लिखा है कि वो भारत के अभिन्न अंग है और ये बदला नहीं जाएगा। लगातार इलेक्शंस के माध्यम से वो अपनी सरकारें खुद चुन सकते हैं, अपनी नेता खुद उन्होंने चुने हुए हैं, और लोकल लेवल से लेकर अपर लेवल तक सारे वहां पे इलेक्शंस हुए हैं। कश्मीर में राष्ट्रवाद और अलगाववाद के बीच संघर्ष चलता रहता है। ठीक बात है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कश्मीर को भारत से अलग ले जाना चाहती हैं, और कुछ हैं जो उसको जोड़े रहना चाहती हैं। ये तनाव दिखता है। इसका एकमात्र कारण कश्मीर में आतंकवादी अलगाववादियों की गतिविधि का उद्देश्य क्षेत्र की भोली भाली जनता को जिहाद के नाम पर भड़काना है। वहां के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको कहते हैं कि आप कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़िए, आप जिहाद करिए। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लड़कों ने ऐसा भी हुआ कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ने भी लगे और उनके बातों में भी आ गए। ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिला है। अब अलगाववादियों पर थोड़ी बार चर्चा करेंगे कि कश्मीर में जो अलगाववाद या जो सेपरेटिज्म है ये किस तरह से हावी और कैसे ये एक दोहरा चरित्र इनका दिखाई पड़ता है। तो अब देखिए, वस्तुतः अलगाववादी कश्मीरी युवाओं को अराजकता से जोड़ने में इस कारण सफल हुए। अलगाववादियों के दोहरे चरित्र की बात देखिए, क्योंकि कश्मीर समस्या का राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान नहीं निकल सका। यह आपको कब लिखना है? जब आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अलगाववादियों की कौन सी नीतियों से वहां के युवाओं को भटकाने में सफल रहे, या अलगाववादियों को क्यों वहां के शांत मामले को अशांत करने में सहायता मिली, तो आप बोलेंगे कि राजनीतिक कूटनीतिक वहां पर हल नहीं निकल सका बहुत दिनों तक, इसलिए उसका फायदा उन्होंने बहुत दिनों तक उठाया। हाँ, अलगाववादी कौन है? पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए। अलगाववादी का मतलब है ऐसा समूह, गुट या लोग जो बार बार ये कह रहे थे कि कश्मीर को भारत से अलग करो, या जिनके हित पाकिस्तान से ज्यादा जुड़े रहते थे। हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि जिन कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के एक इशारे पर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, शहर बंद कर देते हैं, पत्थर बरसाते हैं, उनके बच्चे रिश्तेदार कश्मीर में नहीं रहते, विदेशों में रहते हैं, सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। यह लॉजिक बार बार देकर समझाए जाने का प्रयास भी किया गया कि भाई आप एक चीज को समझिए कि जो भड़का रहे हैं लोगों को, वो ऑलरेडी उस चीज में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो आंदोलन करने को तैयार नहीं है। उनके घर के लोग, उनके बच्चे, वो बहुत अच्छी सुख सुविधाओं से बाहर पड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? लगातार भड़काते हैं कि देखिए आपको कश्मीर के लिए लड़ना है। अब विद्रोहकारिता कैसे जम्मू कश्मीर उसके घेरे में आ गया देख लीजिए। सन 1989 आते आते राज्य पूरी तरह से विद्रोहकारिता के घेरे में आ गया। इसी समय पृथक कश्मीरी राज्य के लिए आंदोलन की भी शुरुआत हुई। ठीक है, विद्रोहकारियों को पाकिस्तान से भौतिक और नैतिक सहायता मिलती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो भौतिक के रूप में हथियार या पैसे हो, या नैतिक यानी मोरल सपोर्ट हो, हमेशा कश्मीर में पाकिस्तान उस चीज को सपोर्ट करता रहा है। इस विद्रोहकारिता के चलते राज्य लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन में रहा। 1996 में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी है जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उनके लड़के उमर अब्दुल्ला। अब क्षेत्रीय स्वायत्तता के मामले ने और जोर पकड़ा कि हमें और आजादी और ज्यादा शासन में और ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में नवीनतम विकास यह है कि अनुच्छेद 370, जिसके तहत कश्मीर को विशिष्ट राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसको समाप्त कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो खत्म किया गया।
इसी के साथ जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, ये कश्मीर की अभी स्थिति प्रेजेंट में है। तो ये कश्मीर पर हमने एक समझ विकसित की छोटी सी। और तो कश्मीर मामले में हमने 2-3 चीजें देखी हैं। एक तो भारत में कश्मीर का विलय, महाराजा हरि सिंह, उसके बाद धारा अनुच्छेद 370 35A, ठीक है, इसके बाद अलगाववादियों का रोल और कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि प्रयास किए गए ठीक करने के लिए, और बाद में फिर 370 को हटाकर वहां पर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात। अब अगला पॉइंट है उत्तर पूर्व चुनौती और प्रतिक्रिया, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनका क्या रिएक्शन है, उनकी कौन सी चुनौती रही है, इसको समझ लीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर जो आज आप स्टेट्स देखते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, ठीक है, ये पहले ज्यादातर सब मिलाकर असम हुआ करते थे, असम राज्य के ही सब पार्ट लगभग थे, लेकिन बाद में अभी सब अलग हुए। और कौन है 7 सिस्टर्स? तो एक तो इसमें असम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, जल्दी बताइए, और त्रिपुरा, अरुणाचल और मेघालय, मेघालय हो गया, नागालैंड। अब ये क्या है, ये 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कही जाती हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट का तनाव है वो जनरली इन्हीं स्टेट्स को लेकर बना हुआ था। इसमें 7 सिस्टर्स में एक और जोड़ दी जाती है तो वो 8 सिस्टर्स हो जाती हैं। वो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम भी बाद में विलय एक तरह से पूरी तरह से इसमें भारत में मिला, तो सिक्किम में भी राजशाही थी। तो अब ये असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, ये 7 बहनें हैं, एक जोड़ देंगे तो 8 बहनें हो जाएंगी। इनके स्वायत्तता, इनकी मांग, इनकी अपनी आकांक्षाओं को लेकर जो नॉर्थ ईस्ट की चुनौतियां कुछ पैदा हुई, जिसकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे। तो भारत के पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। मैंने साथ में फिर लिखा ताकि आप एक बार और बोलें तो आपको याद हो। इन्हें 7 बहनें कहा जाता है और कुल जनसंख्या का केवल 4% भाग यहां निवास करती है। तो बहुत कम जनसंख्या है, हिली एरियाज हैं, जंगली इलाके हैं, प्रकृति से अभी भी ये लोग बहुत नजदीक हैं और भारत के सांस्कृतिक, भौगोलिक या संसाधन के हिसाब से ये सबसे रिच एरिया, आप वन ऑफ द मोस्ट रिच एरिया आप कह सकते हैं। लगभग 22 किलोमीटर लंबा गलियारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है। इस क्षेत्र की सीमा से चीन, म्यांमार, बांग्लादेश लगा हुआ है। ये और एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बनता है क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत सारी सीमाएं लगी हुई हैं। जैसे चीन अरुणाचल से लगा है तो अरुणाचल अक्सर वहां तनाव अरुणाचल में रहता है, चीन उस पर अपना हक जताता रहता है। बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ समस्या ही, अभी आपने रोहिंग्या सुना होगा शरणार्थी, चकमा शरणार्थी सुना होगा, तो बहुत सारे शरणार्थी इन देशों से आकर यहाँ पर बसते हैं। ये भी एक समस्या और तनाव का कारण बनता है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया जाने के लिए प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे जो देश हैं वहां पर जाने के लिए भी इनको एक रास्ते के तौर पर या एक जिसको कह सकते हैं कि क्षेत्र, एक गलियारे के तौर पर देखा जाता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद से क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ चुके हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की रियासतों का भारत में विलय हो गया। 1960 में नागालैंड अस्तित्व में आया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में राज्य बने। अरुणाचल और मिजोरम 1986 में राज्य बनाए गए। 1947 में भारत के विभाजन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को लैंडलॉक्ड बना दिया था, थल सीमाबद्ध, क्योंकि एक तरफ से, चारों तरफ से वो, एक तरफ चीन से घिरा था, एक तरफ पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के इलाका वहां से घिरा था, भारत से कट गया था एक तरह से। इस तथ्य ने इसके विकास को प्रभावित किया और यहाँ के अधिकांश राज्य प्रवासियों के अवैधानिक आगमन के शिकार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब एकदम मेन लैंड इंडिया, क्योंकि बीच में क्या था, बीच में आप अगर नक्शा देखेंगे तो बीच में बंगाल के बाद ये पूरा एरिया जो है बांग्लादेश का पड़ जाता था, फिर नॉर्थ ईस्ट आता था। तो थोड़ा सा मेन लैंड इंडिया से अलग रहने के कारण इसके विकास में बहुत सारी बाधाएं भी आई। तो इसीलिए कहा क्या जाता है, जो क्षेत्रीय असंतुलन की बात की जाती है, क्षेत्रीय असंतुलन, और आज के जमाने की तरह सोशल मीडिया फास्ट और इंटरनेट नहीं था कि रोज आप मॉनिटरिंग करेंगे, तो एक दूरी वहां से केंद्र से दिखाई पड़ रही थी। तो ये जो क्षेत्रीय असंतुलन था उसने इसके विकास को प्रभावित किया, उसने थोड़ी सी दूरी बढ़ाई और फिर वहां पर एक मार्जिनलाइजेशन या धीरे धीरे अलगाववाद जैसी चीजें भी दिखाई देने लगी, उल्फा जैसे संगठन आ गए। ठीक है, यहाँ के अधिकांश राज्य प्रवासी, अच्छा
इसी के अलावा बहुत सारे दूसरे देशों से, पाकिस्तान से, मतलब उसमें पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश से, म्यांमार से, बहुत सारे दूसरे देशों के शरणार्थी और प्रवासी आकर बसने लगे। ठीक है, अब अगर उत्तर पूर्व में आप पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो उस लिहाज से ये बहुत ही रिच इलाका है। पूर्वोत्तर के राज्य देश की राजधानी तथा देश के अन्य भागों से इतने दूर हैं कि विकास और आधुनिकता की किरणें अभी देर से पहुंच पाती हैं। तो जो मॉडर्नाइजेशन है, जो तेजी से चकाचौंध का विकास है, उसमें अभी थोड़ी कमी है। ऐसे में होना यह चाहिए था कि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसीलिए फिर भारत में अभी याद देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय एक बनाया गया इसीलिए कि इस एरिया को और डेवलप किया जाए। जब इस क्षेत्र में उग्रवाद की लहरें तेजी से फैलने लगी तब केंद्र सरकार सचेत हुई और पिछले 2 दशक में अपेक्षाकृत विशेष ध्यान पूर्वोत्तर के राज्यों पर दिया जाने लगा है। यहां तक कि केंद्र में अलग से पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, मैंने भी बताया ना, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी बनाई गई है ताकि उस एरिया को ठीक से विकसित किया जाए। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता, जैव विविधता बोलते हैं बायोडायवर्सिटी को, इस लिहाज से यह बहुत ही समृद्ध या रिच एरिया है। प्राकृतिक तेल यानी नेचुरल ऑयल, औषधीय गुण वाली वनस्पति, बांस तथा अन्य प्रकार के उपयोगी जैव संसाधन, ये इस क्षेत्र के भंडार हैं। बांस तो खास करके पाया जाता है और इसीलिए पहले बंबू को वृक्ष से अब ग्रास का एरिया उनको दिया गया, मतलब एक तरह से परमिशन दी गई कि बंबू कटिंग और खेती की जा सकती है। साक्षरता के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र भी काफी आगे है और ये पॉपुलेशन कंट्रोल में भी अच्छा इन्होंने जो है अच्छा किया है। और दूसरा ये कि जो फॉरेस्ट कवर है और नेचुरल वेजिटेशन है, इसको बढ़ाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो देश के लिए बहुत फायदेमंद और रिच है, लेकिन उतना ध्यान वहां नहीं दिया जा पा रहा, परंतु विकास के बिंदु से ये पिछड़ा हुआ है। और इसीलिए हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। जब आप किसी एरिया में पोटेंशियल और उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वहां की आकांक्षाएं फिर एक गलत रास्ता अपना सकती हैं या वो मुद्दा भड़क सकता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के लोग के ढांचेगत सुविधाओं का अभाव। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अभाव है, अच्छी सड़कें नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ रेलवे ट्रैक्स आज तक नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों का मसला आज भी है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, दूरसंचार यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको आप कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन, बिजली और आर्थिक संसाधन, इनकी व्यवस्था अभी भी ठीक से नहीं हो पाती है। ये नॉर्थ ईस्ट की चुनौतियां हैं। आप जब देखिए, जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करिए, कश्मीर की बात करिए, सबसे पहले आपको वहां के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। जब आप प्रॉब्लम्स को जानेंगे, कंडीशन को जानेंगे, तो उसी को चुनौती या आकांक्षा बनाकर आंसर लिख सकते हैं कि ये समस्याएं हैं। हम ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा प्राकृतिक संसाधन है, नॉर्थ ईस्ट के लोग मेहनती हैं, वहाँ टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं जो पर्यटन है उसके लिए भी बहुत अच्छी संभावना है। वहाँ पर इन्वायरमेंट साफ है, नदियाँ साफ हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, केंद्र से दूर होने के कारण उसके विकास में बहुत सारी बाधाएं देखी गई हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही असम और उत्तर भारत के कुछ प्रमुख समस्याएं उठने लगी, जिसमें राज्य पुनर्गठन को परेशानी में डाल दिया और अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां पर अलग प्रतिक्रिया अपनाने के लिए विवश किया गया। उसी समय यहां पर गैर हिंदू आदिवासी समूहों की अलगाववादी मांगों को केंद्र सरकार का सामना करना पड़ा। तो यहां पर भी जो गैर हिंदू जो ट्राइब्स थे, ठीक है ना, जिसको जनजाति कहते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमें अब अलग एक देश चाहिए, चाहे हम अलग रहना चाहेंगे। तो बाद में कई सारे ग्रुप भी बन गए, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए वहां भी AFSPA लगाना पड़ा, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अभी भी कई राज्यों से हटाया गया, कई राज्यों में चल रहा है जहां पर स्ट्रिक्टली उसको दबाया जाए। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को असम के एकल राज्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। जितने भी वो क्षेत्र थे सबको असम स्टेट बनाया गया कि असम राज्य के अंदर ये सब रहेंगे। बाद में इसके विरोध में आंदोलन हुए और 1960-70 के दशक में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य का गठन हुआ। असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर की गई। शिलांग पहले थी, बाद में दिसपुर कर दी गई। अब गुवाहाटी का एक भाग है। शिलांग मेघालय की राजधानी बन गई। तो पहले सोचिए, मेघालय तक पूरा इलाका सब आसाम था और वहां पर शिलांग ही राजधानी हुआ करती थी। बाद में इसको ट्रांसफर करके दिसपुर और गुवाहाटी अब तो हो गई है असम की राजधानी, और शिलांग तो मेघालय की राजधानी हो गई। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्या समस्याएं रही हैं और उनकी चुनौतियां क्या रही हैं। तो पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में हालत बिगड़ने तथा असंतोष, विद्रोह और उग्रवाद का माहौल पनपने के पीछे 3 कारण हैं। अस्मिता का संकट, अस्मिता मतलब होता है अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बचाना। तो इसका संकट कई बार दिखाई पड़ता है। उन लोगों को लगता है कि भाई बाहर के लोग यहाँ पर ज्यादा आकर रह रहे हैं, या हमारे जो प्राकृतिक तौर तरीके थे, हमारा जो अपनी तरीके से जीवन जीने का आधार है, उसको कहीं ना कहीं खतरा है। असुरक्षा की भावना, वही मैंने आपसे चर्चा की। अविकास की स्थिति यानी जो डेवलपमेंट, जो अवसंरचना, जिस उम्मीद से वो जुड़े हुए हैं, अगर उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये इनके लिए एक बड़ा मुश्किल की बात हो जाएगी।
और क्या क्या समस्याएं हैं? अत्यधिक देशज जातियां या बोली, वहां की जो कास्ट और लैंग्वेजेस हैं वो मार्जिनलाइज्ड हैं। तो पूर्वोत्तर में 200 से अधिक अनुसूचित जनजातियां और 100 से अधिक बोली हैं। सभी जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिए दूसरी जनजातियों से होड़ में लगी रहती हैं। कई जनजातियां आपस में टकराती रहती हैं, इसे लेकर उनके बीच आपसी संघर्ष भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी समस्या है अवैध घुसपैठी और शरणार्थी। मैंने बताया कि एक तरफ चीन है, एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ बांग्लादेश है, तो बहुत सारे घुसपैठ की समस्या होती है, बाहरी लोगों का आकर वहां बसना हो जाता है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल आदि सभी से आने वाले शरणार्थी और घुसपैठी की बड़ी समस्या पूर्वोत्तर भारत में है। चकमा शरणार्थियों की संख्या पिछले 40 वर्ष में 35,000 से बढ़कर 1 लाख तक हो गई है, तो ये एक उदाहरण है। फिर अभी हाल में आपने रोहिंग्या शरणार्थी सुना होगा जो म्यांमार से आए थे, रोहिंग्या, तो ये भी शरणार्थी कई बार इधर के स्टेट्स में आते हैं। तो ये इनके लिए एक बड़ी समस्या होती है कि भाई इनको कहाँ बसाया जाए और वो वहाँ के संसाधनों पर फिर हिस्सेदारी करेंगे। ठीक है, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में स्थानीय लेप्चा जनजाति की तुलना में नेपालियों का वर्चस्व बढ़ गया। ये एक एग्जाम्पल है कि वहाँ की खुद की जनजातियों से ज्यादा नेपाली वहाँ हो गए हैं। त्रिपुरा में बंगाली मूल के लोगों ने सरकार तक बना ली, सोच लीजिए। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए संथाली और बाहर से आने वाले हिंदी भाषी की संख्या बढ़ गई। इस समय असम में बहुत सारे हिंदी भाषी और संथाली लोगों का वर्चस्व है। त्रिपुरा जो जनजातीय बेस था वहां पर बंगालियों ने लगभग सरकार बनानी शुरू कर दी। तो ये सब वहां के लोकल लोगों पर हावी होते चले जा रहे हैं। बाहरी लोगों की आबादी बढ़ने से क्षेत्र के मूल निवासियों में असंतोष और असुरक्षा है। ये मैंने आपको पहले बताया कि उनकी बहुत बड़ी टेंशन है कि बाहरी लोग आकर ज्यादा यहाँ पर प्रभुत्व जमा रहे हैं। हमारी जो अपनी जो जगह है, अपने जो संसाधन है, अपनी जो मांग है, उसको हम पहले प्रमुखता देंगे, बाहरी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार तंत्र पर नियंत्रण उन लोगों का है जो दूसरे राज्य से बस गए हैं। ये उनको और परेशान करता है कि भाई हमारे संसाधन, हमारा बाजार, तो व्यापार हम होनी चाहिए, बाहरी लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए जब 1980 के दशक में कई उग्रवादी संगठन अलगाववाद का नारा देकर क्षेत्र में सक्रिय हुए तो उन्हें जन समर्थन भी मिल गया। तो बहुत सारे संगठनों ने कहा कि हम अलगाववाद करेंगे, हम इस देश से अलग होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने आइडेंटिटी के बदले दूसरे की आइडेंटिटी बन रही है। तो बहुत लोगों ने सपोर्ट कर दिया कि सही बात है, बाहरी लोग आकर यहाँ कब्जा कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं। तो ये अलगाववाद का मूवमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बनता चला गया। फिर सरकारों की उदासीनता, सरकारों ने वो चीजों पर ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। तो लोगों को, हमने तो पहले भी देखा है कि जब सरकारी तंत्र या राजनीतिक तंत्र फेल होता है तो आंदोलन होते हैं। अब बहुत चांसेस है कि कई बार वो आंदोलन गलत दिशा में चले जाए, अलगाववाद हो जाए या सशस्त्र आंदोलन हो जाए। केंद्र सरकार ने क्षेत्र की समस्याओं को समझे बिना क्षेत्र में उग्रवाद से निपटने के लिए सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। सरकार को इसके समानांतर ही पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास के लिए भी प्रयास करने चाहिए थे। इससे उग्रवादी संगठनों का प्रभाव कम हो सकता था, ये ध्यान रखने वाली बात थी। फिर विदेशी तत्वों की भूमिका, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर ISI की भूमिका देखी जा रही है। ऐसा भी देखा गया, हालांकि अब तो कम करने का सरकार बार बार प्रयास कर रहा है कि जो बाहरी लोग हैं, जैसे पाकिस्तान की भूमिका कि वो चाहे कि लोग अलग हो, तोड़ें। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी क्षेत्र में बहुत गोपनीय तरीके से जाल फैला लिया है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। पूर्वोत्तर के उग्रवादी नेताओं को पश्चिमी देशों से शरण, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाने में CIA की भूमिका होने का संदेह है। चीन की भी कुदृष्टि रहती है कि कैसे यहाँ असंतुलन बनाए रखा जाए ताकि हम इसका फायदा उठा सकें। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और भारत के लिए इसी लिहाज से और महत्वपूर्ण है कि अगर नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होगी तो भारत को चीन से और अन्य राज्यों से, बॉर्डर स्टेट है वहां से, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए यथासंभव प्रयास कर रहा है। सड़क, रेल मार्ग, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, इन सभी कार्यों को विस्तृत पैमाने से चलाया जा रहा है ताकि विकास हो, लोग उससे संतुष्ट हों। वही क्षेत्र में सुरक्षा की सुदृढ़ीकरण, उग्रवाद से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, यानी मान लीजिए कुछ लोग उग्रवाद या मान लीजिए अगर कुछ सैन्य मतलब कि विद्रोही संगठन में चले भी गए तो उनको मेन धारा में लाना, उनको फिर से जीवन जीने का अधिकार देना। आप देखिए गृह मंत्रालय कई सारे अलगाववादी संगठनों को मिलाकर उनसे समझौते भी किए हैं। भूमिगत विद्रोही गुटों को बातचीत के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर कूटनीतिक पहल की जा रही है कि कैसे इन देशों के साथ ऐसे समझौते हों कि कोई भी आदमी इसमें न घुस पाए, कोई भी बाहरी शरणार्थी इसमें आसानी से न आ पाए। इसलिए संविधान के दायरे में यथासंभव स्वायत्तता प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता जारी रखी, साथ ही साथ उग्रवादी संगठनों के साथ सख्ती से निपटा भी, और पूर्वोत्तर की चुनौती का सही समाधान है। यानी जहां तक हो सके लोगों को समझा के मुख्य धारा में लाया जाए, न माने तो सख्ती से निपटा जाए। जो अगल बगल के देश हैं उनके साथ कूटनीतिक संबंध इस तरह बनाए जाए कि इन जगहों में सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज न हो। आप देखिए कि भारत और बांग्लादेश में जल्द ही समझौता हुआ था जिसमें कुछ जमीन हमने बांग्लादेश को दी, कुछ उनसे ली, ताकि यहां पर सीमा विवाद न रहे और यहां पर कोई भी न घुसता चला आए। तो ये सारे ये समाधान है जो किए जा सकते हैं। आप आंसर में क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट्स को ऐसे मेंशन कर सकते हैं।
परंतु केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का समुचित उपयोग हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग जरूरी है कि आप उसको मॉनिटर करें कि जो आप दे रहे हैं वो लागू हो रहा है कि नहीं। उग्रवादियों के साथ कारगर तरीके से निपटने के लिए सेना के साथ गुप्तचर एजेंसी का भी प्रयोग हो, यानी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो खुफिया तंत्र है, वहां के अंदर की चीजें पता लगाए कि कोई ऐसी बीज न भड़क रहा हो जो अलगाववाद का हो या जो इस तरह की चुनौती प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर ये इंपॉर्टेंट पूरे सारे पॉइंट्स थे जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में आपको देखने थे, जिसमें हमने पंजाब की स्थिति, कश्मीर की स्थिति और नॉर्थ ईस्ट की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझा, और क्षेत्रीय आकांक्षाएं कैसे पनपती हैं, कैसे उनसे क्षेत्रीय दल निकलते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में देखी हैं। आई होप कि ये टॉपिक और पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई डाउट, समस्या है, परेशानी है, कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और खूब इत्मीनान से मन लगाकर पढ़ते रहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारी जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com या हमारे जो एप्लीकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स का, या जो यूट्यूब मंच है, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड कॉम्पिटिशन, सब कुछ बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री, जहाँ से आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे जरूर जुड़ जाइए ताकि हर नई चीज की अपडेट आपको मिल जाए और आप इजीली क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।